गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। बस कितनी तेजी चाहिए ये अनिल जी, क्या ख्वाहिश क्या है? कम से कम सेंचुरी, बस कम से कम। छोटी बात कर दी वरुण। चलिए सेंचुरी तो मारेंगे। सेंसेक्स की चाहिए निफ्टी की? निफ्टी की। तो सेंचुरी शायद डबल सेंचुरी भी आपको देखने को मिले। तो बिल्कुल एसजीएक्स निफ्टी की सुस्ती, आप 25 पॉइंट की तेजी से डरिए, घबराइए मत। मजबूत शुरुआत होने वाली है हफ्ते की। 3 दिनों की छुट्टी के बाद चुस्त दुरुस्त जो है हम। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। तैयार हो जाइए बाजार के एक और दमदार हफ्ते के लिए, जहां शुरुआत करते ही बाजार में फिर से नए रिकॉर्ड लगने के हैं पूरे संकेत। लंबे वीकेंड के बाद दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल और भारतीय बाजार भी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने को है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह से करें इस दमदार हफ्ते की शुरुआत। एक और रिकॉर्ड तो आज बनने वाला है। 100% दीप, और रिकॉर्ड बनेगा और दमदार बनेगा। और पहली बार तो नहीं कहूँगा कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब ऐसा लगता है कि वीकेंड क्यों आया था, है ना? और इस बार वैसे ही वाला फीलिंग था कि गुरुवार को जो अमेरिका में देखी तेजी हुई, शुक्रवार को ये। आइए पहले एक बार देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स जिनके दम पर भारतीय बाजार अपना ट्रेड करेंगे। और ट्रिगर्स एक के बाद एक दमदार आते दिख रहे हैं। पिछले 2 सत्रों में अमेरिकी बाजार लगभग 1000 पॉइंट का उछाल दिखा चुके हैं, 900 पॉइंट से ज्यादा का। और वीकेंड हमारे लिए शानदार रहा। एचडीएफसी बैंक, डीमार्ट ने अच्छे नतीजे पेश किए। एचसीएल टेक के नतीजे भी मिले जुले रहे। तो नतीजों पर पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। आज अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएनटी इन्फोटेक, 2 कंपनियों के नतीजे आने वाले, इन पर रहेगी नजर। साथ ही पीएनबी हाउसिंग की कार्लाइल के साथ डील रद्द हुई है। ये कुछ और संकेत आते हुए दिखे। तो आज के लिए ये है ट्रिगर्स जिनके दम पर हम करेंगे आज के सेशन की शुरुआत। बिल्कुल सर, ढेरों ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं और इन सभी ट्रिगर्स पर आपकी राय भी लेनी है। पर एक बार जो ग्लोबल एक्शन हुआ है उसी से कर लेते हैं शुरुआत। सर, जो रिबाउंड आया अमेरिकी बाजारों में और जिस तरह के नंबर्स हम देख रहे हैं अमेरिकी बैंक्स की तरफ से, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है और ज्यादातर बैंक्स ने ही वहां पर डिक्लेयर करे हैं, बट जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह का रिएक्शन बाजार वहां पर देख रहे हैं वो शानदार रहा है सर। स्पेशली डाउ 2 दिनों में 900 पॉइंट्स की तेजी। दीप, सबसे बढ़िया बात जो दिखी है, तेजी जो हुई वो तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 40-50 पॉइंट ऊपर थे। 40 पॉइंट के सामने आपको 900 पॉइंट मिले, मतलब ये तो छप्पर फाड़ तेजी है। लेकिन मुझे इस तेजी में अच्छा क्या लग रहा है, इस तेजी में सबसे बढ़िया बात है कि इकोनॉमिक रिकवरी और नतीजों के दम पर तेजी हुई है, जो कि टिकाऊ है। बिल्कुल, देखिए कंपनियों ने जो नतीजे दे दिए वो तो आ चुके ना, वो तो कर चुके हैं। जो काम हो चुका है उसके दम पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है। और अल्टीमेटली देखिए, इकोनॉमी में कुछ भी हो, अल्टीमेटली फेड कुछ भी करे, लेकिन जब तक कंपनियों की कमाई नहीं होगी तब तक बाजार लंबे समय तक खाली सेंटीमेंट पर नहीं चलते हैं। लंबे समय तक अगर किसी स्टॉक की प्राइस को टिके रहना है या बाजार को चलना है तो वो सिर्फ एक ही चीज पर, वो है कंपनियों की कमाई। एंड ऑफ डे आप कमाते कितना है, बिल्कुल राइट, उसी के ऊपर आपकी रेटिंग होती है। और ये सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि निर्णय वर्डिक्ट जो दिया है अमेरिकी बाजारों ने पिछले 2 सेशन में, और वो ये है कि अमेरिका की कंपनियां दम लगाकर, जोर लगाकर कमाई कर रही है। और एक बार आपने कमाई कर ली, वो आपके मुनाफे में आ गया है, बैलेंस शीट में आ गया, ईपीएस में आ गया, तो फिर आपको वैल्यूएशंस उस तरह के मिलते हुए नजर आते हैं। और अभी कोई ऐसा संकेत नहीं लग रहा है जिससे ये लगे कि अमेरिका में कंपनियों की कमाई थोड़ी कम होंगी। तो मुझे लगता है कि जो बढ़त का सबसे बड़ा कारण है, नहीं तो एक ही होता है कि फेड ने कोई स्टेटमेंट दिया, किसी पॉलिटिशियन ने, जो बाइडेन साहब ने कुछ बोल दिया हो, या इस तरह की कोई खबरें आई हो जिससे बाजार बढ़े, तो वो जब तक खबरों का असर है तब तक ठीक है, नहीं तो वापस आपको नीचे आने का डर रहता है। लेकिन अमेरिकी बाजारों में जो बढ़ा है वो प्योरली फंडामेंटल बेसिस पे बढ़ा है, और वो बढ़त जो है मजबूत भी है, टिकाऊ भी है, वजह के साथ भी है। तो इसलिए मतलब इन दिनों की तेजी में सबसे बढ़िया तेजी पिछले 2 सेशन में अमेरिका में हुई। बिल्कुल सर, जबरदस्त एक्शन रहा है। और नतीजे जो वहां पर भी ट्रिगर है, हमारे लिए भी सर उतने ही अच्छे ट्रिगर्स हैं जितने भी वीकेंड पर नंबर्स आए अच्छे। इसलिए मैं एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा बुलिश हूं। 18,425 मुझे लगता है कम है। फेयर रिएक्शन नहीं है। नहीं, रीजन ये है कि देखो, एक चीज तो ये कि ग्लोबली मूड माहौल ठीक हो और सारे ग्लोबल इंडाइसेस बढ़ रहे हो, हम भी बढ़े, ठीक है। लेकिन जिस वजह से अमेरिका बढ़ा है वो तो उनकी खुद की अपनी वजह है, हमारी तो नहीं है। उनकी कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे तो वो बढ़े, बाकी सब क्यों बढ़े? सही बात। लेकिन उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बिल्कुल, ये जिस वजह से अमेरिका में तेजी हुई उसी वजह से हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक, नो डाउट, कहने के लिए हम सब कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आएंगे, सबको पता था। आपको याद होगा जब क्वार्टरली अपडेट के पहले हमने कहा भी कि 200 रुपए की तेजी कम से कम एचडीएफसी बैंक में।
थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो अच्छे हैं ना। बिल्कुल। रोज स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होना अपनी जगह है, लेकिन इन रिजल्ट्स के बाद किसको कॉन्फिडेंस एचडीएफसी बैंक में और नहीं बढ़ता है। एग्जैक्टली। न सिर्फ एचडीएफसी बैंक में, बल्कि ये कॉन्फिडेंस आपको आईसीआईसीआई बैंक में भी दिखेगा, ये कॉन्फिडेंस बाकी आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंकों में भी दिखेगा। तो बैंकिंग शेयर की जो लीडरशिप पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से चल रही है वो और मजबूत होगी। ठीक है, अगर गैप से खुले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रिजल्ट्स को आप देखो। रिजल्ट देखने का 2 तरीका है दीप। एक ये, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको रिजल्ट के पहले के स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के साथ देखना होता है कि रिजल्ट के पहले कितना डिस्काउंटेड है वो प्राइस में, कितना नहीं है। और अगर आप एक फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं तो आपको डे टू डे स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट कैसे दिए, आगे का ग्रोथ पाथ क्या है। अगर आप फंडामेंटल एक्सपर्ट के तौर पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। सही बात है। इतनी दमदार ग्रोथ एचडीएफसी बैंक, इतनी दमदार ग्रोथ डी मार्ट की, बिल्कुल गजब की ग्रोथ आई है, प्राइस जस्टिफाई करती है। बिल्कुल। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए, साइंट देखिए, एचसीएल टेक थोड़ा सा आप कह सकते हैं मिले जुले से, हल्के से मतलब उतने दमदार नहीं है, तो शायद वो थोड़ा नीचे खुल के वापस से बढ़ जाए, वो एक अलग बात हो सकती है एचसीएल टेक को लेकर। लेकिन आमतौर पर जो नतीजे आ रहे हैं भारतीय बाजारों में भी, वो नतीजे बेहद दमदार हैं। तो रिजल्ट सीजन अगर वहां दमदार तरीके से आया तो हमारे यहाँ भी आईटी शेयरों में मिला जुला रिजल्ट सीजन मान सकते हैं। और बाकी आप दूसरी जगह बैंक्स में देखेंगे, कंजम्पशन में देखेंगे तो रिजल्ट सीजन बहुत ही तगड़ा है। सो मेरे ख्याल से हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे अमेरिकी बाजारों की तेजी को। बिल्कुल, तो रिजल्ट्स का तो एक बढ़िया ट्रिगर है ही बाजार में। और सर बाकी ट्रिगर्स की बात करें, पर आज जो ये एक ट्रिगर है, हम यूजुअली लेट बात करते हैं, स्टार्टिंग में कर लेते हैं। फाइनली एफआईएस का भी कन्विक्शन अब वापस आते हुए दिख रहा है सर, जिस तरह का थर्सडे का डेटा रहा है सर। कहाँ जाएंगे, नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली आना तो यही है। हाँ, जहाँ पैसा बनता है वहाँ पैसा अपने आप आता है। करेक्ट। कहते हैं कि पानी और पैसे को अपना रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता। करेक्ट। वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, उन्हें कोई बताता नहीं कि आपको कहाँ जाना है। सही बात है ना। तो अल्टीमेटली पैसा पानी की तरह ही है, बिल्कुल अपना रास्ता बनाता है, वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से पैसा बन रहा है। और 1682 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी एफआईएस की बेहद दमदार है गुरुवार के सेशन की। उसके अलावा आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे 1300 करोड़ के, ये भी बड़ा आंकड़ा है। स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की बिकवाली 55 करोड़ की, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये देखिए कि लगभग 3000 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी एफआईएस की तरफ से कैश और वायदा कारोबार में मिलाकर हुई है, जिसमें मैं इंडेक्स ऑप्शन जो उन्होंने खरीदे 1900 करोड़ के, वो तो गिन ही नहीं रहा, वो मेरे काम के नहीं है। मेरे काम के कैश की खरीदारी के और इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी के आंकड़े हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे बड़ी बात दीप ये भी है कि जब कैश मार्केट में कमिटमेंट होता है तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्सेशन इश्यूज होते हैं। आप खाली शॉर्ट टर्म के लिए हेजिंग के लिहाज से खरीदारी बिकवाली करना चाहते हैं तो आप वायदा कारोबार का रुख करते हैं, लेकिन कैश में जब डिलीवरी लेकर एफआईएस खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि वो आज डिलीवरी लेकर कल तो नहीं बेचने वाले। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया दमदार आंकड़े हो नहीं सकते। तो आज आपके पास दीप 3 इक्के हैं जो आपके हाथ में। अब 3 इक्कों के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि आपको कैसे खेलना है, पहला है ग्लोबल मार्केट्स की दमदार तेजी है, दूसरा आपके लिए एफआईएस की तरफ से ये दमदार आंकड़े है, और तीसरा दमदार रिजल्ट्स। तो 3 इक्के आपके हाथ में, और क्या चाहिए? चौथा चाहिए और बता दीजिए। तो मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस ले लीजिए। बिल्कुल ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, किसी लेवल से मार्केट नीचे आ नहीं रहा। देखिए इस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, जो ये कहते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा हो सकता है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि स्पीड जो है बाजार की बढ़ने की काफी तेज है। जिनको बढ़ने की स्पीड तेज लग रही है उनको मैं थोड़ी सी फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। फ्लैशबैक में जी 23 मार्च 2020 जो बॉटम बना था 7610 का, ठीक है, 7500 के आसपास इंटरडे बनाया था, 7610 क्लोजिंग बेसिस पे बनाया। बिल्कुल। हम 12431 से गिरे थे। उससे पहले का हाई 12431 था। 12431 से 7500 आए हम, फिर 12500 से 7000, 7500 ब्रॉडली। कितना वक्त लगा? 40 दिन। 40 दिन। तो जब गिरने में 40 दिन लगे, उस स्पीड से गिरे, वो गिरने में स्पीड ठीक है जी, बढ़ने में ठीक नहीं। ऐसा क्यों भाई? सही बात। करेक्ट। अब आप देखिए, अब आपको स्पीड ठीक लगेगी उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली। तो मतलब ये रिलेटिव है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कभी करेक्शन नहीं आएगा, आएगा, 100% आएगा, सबको पता है, आपको पता है। लेकिन ये डिसाइड करने वाला मैं या आप कौन है कि करेक्शन 14000 पे आ जाना चाहिए, 15 पे आ जानी चाहिए, 16 पे, 17 पे, अब 18 पे।
ये हमें पता नहीं ये है। हमें नहीं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप प्लीज मार्केट का टॉप डिसाइड करने की कोशिश मत कीजिए, और करनी भी है तो वो काम हम आपके लिए कर भी चुके हैं अभी टाइम है। लेकिन अगर आपको करेक्शन का ही इंतजार है तो 3% तो आपको हमेशा मान के चलना है कि रनिंग करेक्शन कभी भी आ सकता है। दूसरी चीज जो है, बड़े करेक्शन का जिनको लगता है उनके लिए सिंपल फॉर्मूला है। बुल मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने इतने सालों में 30 सालों में सीखा दीप, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कब पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, कब न्यूट्रल से नेगेटिव होगा। तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। सो अभी आप 5th गियर में चल रहे हैं, 5th गियर से आप स्पीड धीमे धीमे करेंगे, अल्टीमेटली न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल होने के बाद ही रिवर्स जा सकते हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि जब तक किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे निफ्टी बंद ना हो, और ये फॉर्मूला हमारा 12,000 से 18,000 तक काम आ रहा है, बिल्कुल सर, और आगे भी आएगा। मेरा पुट कॉल रेशियो कभी मुझे निराश नहीं करता। मेरा ये स्टॉप लॉस वाला फॉर्मूला कि पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही आपका ट्रेंड रिवर्सल होना है। तो इसलिए शोर शराबे, देखो, एक तो आप है ना उन लोगों की सुनो कि जिन्होंने ले रखा है और वो मंदी बोलते तब तो ठीक है। जिन्होंने कुछ नहीं ले रखा और वो मंदी बोलेंगे तो फिर उनका रीजन है ही। जब अगर आप अंडर इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टेड नहीं है तो आपको अच्छा क्यों लगेगा? सही बात है, करेक्ट। सो अल्टीमेटली कंपनियों की कमाई देखिए, बाजार का मूड माहौल देखिए। अनडाउटेडली मैं भी कहता हूँ, हर आदमी कहता है करेक्शन आएगा, लेकिन वो करेक्शन कब होगा इसका टाइमिंग हमें पता नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पता नहीं कौन से वो बड़े ज्ञानी है जिन्होंने लिखा था कि जितना पैसा लोगों का करेक्शन में नहीं गया है उतना करेक्शन के इंतजार में गया। करेक्ट। अगर आप 12,000 से 14,000 से 15,000 से करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं तो आपने 18,000 तक की तेजी तो खो दी। बिल्कुल। अब आ भी जाएगा तो कौन बोलता है? जितने लोगों को करेक्शन की उम्मीद है, मुझे बताओ वर्स्ट केस सिनेरियो में आप क्या सोचते हो, कितना करेक्शन आएगा? 12,000 आएगा? सब बोलेंगे ना। 15,000 आएगा? ना। कितना आएगा? 17,000? हाँ, आ सकता है। और तो फिर 1,000 पॉइंट के चक्कर में 3-4 हज़ार की डाली आपने। मतलब वही वाली बात है। इसलिए प्लीज अपने डिसिप्लिन को रखें। मैं इसके लिए नहीं कहता हूँ एकदम और कॉन्फिडेंट हो जाएं, और बोट हो जाएं कि सब कुछ अब तो कुछ खराब हो गई, नहीं अनिल जी ने बोल दिया, ऐसा नहीं है। अपना डिसिप्लिन होना, जब तक आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपको स्टॉप लॉस के साथ, तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं। जिस दिन होगा यही होगा, इसी स्क्रीन पर होगा और हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, आप तो रोज ही बताते हैं, बल्कि जब भी माइनर करेक्शन आए तो भी आपने ट्रेंड और सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही बताया है, तो वहां से तो कुछ डरने के संकेत है ही नहीं। और दिन का जो एक्शन है वो तो बहुत लोग है ना ट्विटर पे अभी जो 5 लाख वाले ट्विटर हुए प्लस 1-2 और कुछ मैंने ट्वीट डाले थे, बहुत लोग बोलते हैं आप मंदी नहीं करने देते। पहले इल्जाम ये लगता था आप तेजी नहीं करने देते मार्च में। मैं कौन हूँ कुछ करने देने नहीं करने देने वाला है। सिंपल मुझे जो मार्केट कहता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अच्छा लगे अच्छी बात है, बुरा लगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जो दिखता है, मेरा एनालिसिस सही हो सकता है, गलत हो सकता है। 100% मैं कभी सही नहीं होता, मैं जानता हूँ इसको कई बार, लेकिन अभी तक तो कम से कम ठीक है कि आपको डरने नहीं दिया आपको। और प्रॉब्लम क्या है दीप की, तेजी के लास्ट लेग में ना पैसा बहुत जल्दी और बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा बनता है। तो अगर आप लास्ट के 1,000 पॉइंट छोड़ दो ना तो दिक्कत हो जाएगी। 1,000 पॉइंट लास्ट के छोड़ना नहीं, क्योंकि जितने 5,000 पॉइंट में पैसा नहीं बना होता वो लास्ट के 1,000 पॉइंट में बनता है। क्योंकि उस समय बड़ा अनाप शनाप माहौल, रोज 10% 15% भी, तो वो आप छोड़ देंगे तो फायदा क्या फिर पैसा लगाने का? सही बात है, तो वही ध्यान में रखना है। चलिए सर, रोज की बात फिर करते हैं। आज का सेटअप अगर समझें, स्पेशली जिस तरह का वीकेंड का एक्शन रहा है, कैसे देखें? ग्लोबल पॉजिटिव है और FIs के संकेत भी पॉजिटिव है। 4 संकेत आज पॉजिटिव है। ट्रेंड और सेंटीमेंट तो हमारा हमेशा से पॉजिटिव ही चल रहा है, तो 4 पॉजिटिव है। 1 नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत, FNO के संकेत न्यूट्रल साइड पर है। तो ये चारों आपके, ये 6 ट्रिगर आपके 18,300 18,350 अब मजबूत सपोर्ट आज के लिए आपके लिए काम करेगा। 18,300 18,350 इसके नीचे जाने की संभावना कम, लेकिन 200 250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर इस रेंज में आए तो शॉर्ट कवरिंग भी कीजिए, फ्रेश खरीदारी भी बिना किसी के पूछे इन्विटेशन का इंतजार किए। 18,450 18,525 ऊपरी रेंज है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। एक बार वहां खुलेंगे इस रेंज में कहीं न कहीं, उसके बाद देखते हैं 18,525 के ऊपर टिका तो फिर 18,575 18,650 ये सारे लेवल अंदाज से अब तो हाँ 18,475 18,500 की बात हमने की थी 2 दिन पहले कि वहां तक का तो रास्ता 18,500 दिख रहा है, तो 18,500 के आसपास तो आज पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कितनी ताकत दिखती है, कितना सपोर्ट ग्लोबल मिलता है। आज एशिया थोड़ा ठंडा है बाकी तो 2 दिनों से, बट लेकिन इन्होंने तो मजे भी किए हैं फ्राइडे को। एग्जैक्टली हाँ, तो हम फ्राइडे छुट्टी पर थे। एक बार तो कभी ऐसा लगा कि रावण का जलाना पोस्टपोन हो जाए एक आध दिन, सैटरडे को कर ले काम फ्राइडे वाला और मार्केट खुल जाए, बट कोई बात नहीं, आज फिर एक्शन आपको दिखेगा ऊपर की तरफ। अच्छा, बैंक निफ्टी में आइए। 38,939,000 ये वैसे
ऐसे डेटा के लिहाज से नहीं है, लेकिन 39,000 अंदाज से एक बार सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि 39,340 पर बंद हुए, 350 पॉइंट नीचे है, ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन एक्चुअल डेटा जो सपोर्ट का निकल कर आ रहा है वो सेकंड वाला है दीप, 38,675, 38,775। अब ये बेस हो गया आपके लिए, जैसे 18,200 250 निफ्टी पर बेस हो गया, वैसे 38,675 38,775 बैंक निफ्टी पर बेस हो गया। ये दो बेस हैं, इसको ध्यान में रखिए। ऊपर कितना जा सकते हैं पूरे अंदाज से दे रहा हूँ लेवल, कोई इस लेवल की कोई वो ऐसी वैलिडिटी खास नहीं है, क्योंकि है नहीं ऊपर के लेवल, और है नहीं वो तो ठीक है। लेकिन दीप क्या हुआ, आज आपको बताऊं कि सीरीज का पहला दिन है वीकली का, क्योंकि गुरुवार को एक्सपायरी हुई है, शुक्रवार को नहीं, शुक्रवार को बंद है, तो इसलिए डेटा बहुत कम है, इसलिए ऊपर के लेवल निकाल पाना, डेटा हो मेरे पास में तो निकाल पाऊं। 39,500 39,650 छोटे लेवल है, जहां तक जाएंगे, फिर 39,800 39,950 40,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल बड़ा होता है। मैं बोल रहा था 40,000 ही कर देते सर। नहीं, इसलिए जानबूझ के नहीं किया कि 50 पॉइंट की रहने दो, कोई बात नहीं, अल्टीमेट होगा 40,000 आपको दिखेगा, अब की बार 40 दिखेगा। मतलब वो क्या बोलते हैं, एडल्ट वाला 18,000 का लेवल भी आ गया, करेक्ट, निफ्टी पे। सीनियर सिटीजन वाला 60,000 भी आ गया सेंसेक्स पे। तो बीच वाले किधर गए, मिडिल एज अधेड़ उम्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो भी तो 40,000 तो वो काम बैंक निफ्टी करेगा, चिंता है। तो बीच वाली उम्र के लोग निराश ना हो, आपके लिए भी बैंक निफ्टी का 40,000 का लेवल आने वाला है। ऐसे मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है 40 को। मिड लाइफ क्राइसिस ऐसी कुछ तो होने नहीं। मैंने तो ऐसा दूसरा वो कुछ सुना था एक और, लाइफ बिगिंस, नहीं नोटी एट 40 क्या ऐसा क्या था, हाँ, ऐसा नोटी एट 40। हाँ, तो हम तो वो बैंक निफ्टी नोटी 40 इज द न्यू 30 भी कहते हैं। हाँ, 40 बैंक निफ्टी नोटी एट 40 बैंक निफ्टी नटखट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा और मजा आएगा। चलिए, ये है आपके लिए। अच्छा, आज की रेंज दे दूं दीप जी सर। 18,350 18,500 दिन की छोटी रेंज, 18,250 18,575 दिन की मीडियम रेंज है, और 18,200 से 18,650 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। मैंने लेवल थोड़े बड़े इसलिए दिए, एक तो शुक्रवार की गुरुवार की बड़ी मूव थी, और दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स का जिस तरह से मूड माहौल है। 39,000 39,650 बैंक निफ्टी छोटी रेंज, 38,775 39,800, बेसिकली 38,800 39,800 मान लें राउंड फिगर में, और 38,675 39,950 ये बड़े बड़े लेवल दिए हैं आज, वो ध्यान में। ठीक है सर, तो चलिए ये आपके लिए सारे लेवल्स और दिन की ट्रेडिंग रेंज आज की। डेटा भी अगर समझे सर, एफआईएस की पोजीशन देखें, पीसीआर देखें, 3% 4% बढ़ी है, कोई खास दिक्कत वाली बात। इसलिए मैं बार बार आपको दीप कहता था 60 के नीचे आ गया ना एफआईएस कितना बेचेंगे, अल्टीमेटली कहीं तो रुकेंगे। मतलब आपको है ना अपनी ताकत के साथ साथ सामने वाले की कमजोरी का भी अंदाजा लगाना जरूरी होता है, तब जाके आप अच्छे से जीत पाते हैं। तो ट्रेडर्स को समझ में आ रहा है कि एफआईएस बेच के कितना बेचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा जीरो करके जाना है, कोई मार्च 2020 का माहौल तो है नहीं कि जहां सब खत्म कर दें। ये तो लेने का माहौल है, देने का नहीं। लेकिन जिन्होंने दिया है अब वो लेने आ रहे हैं, करेक्ट। तो सीधी बात है। पुट कॉल रेशियो 1.53 पे है, कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा हायर साइड पे। आज तेजी के साथ खुलने के बाद 1.70 1.75 पे आ सकते हैं। इंट्राडे में 1.70 के आसपास पुट कॉल रेशियो है, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए, इंतजार करिए डिप का। तो एक बार गैप से खुलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आनी भी चाहिए, लेकिन वो किस लेवल से आएगी वो डेटा मेरे पास नहीं। इसलिए मैंने आज एक इंटरेस्टिंग चीज भी दी, जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको बड़ा मजा आएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज है उसमें। विक्स 2% घटा है, ठीक है। अब आइए लॉन्ग पोजिशन के लिए स्टॉप लॉस 18,250 डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा, और 18,150 क्लोजिंग बेसिस पर, यहाँ से कि यहाँ से लगभग 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस है आपका। बैंक निफ्टी वैसे 38,750 के आसपास होता है, जो कि 700 पॉइंट दूर हो जाता है, काफ़ी दूर हो जाता है। तो इसलिए मैंने 39,000 का रैंडमली एक स्टॉप लॉस दिया है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी बैंक निफ्टी पर। अगर आप लॉन्ग है तो शॉर्ट अगर आप हैं तो होने तो नहीं चाहिए। जिस तरह की वीकली क्लोजिंग आपको गुरुवार को मिली है, उसके बाद कोई शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है, अब भी है, तो मैं ऐसा स्टॉप लॉस दे रहा हूं जो आपको खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा 18,350। फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, उन्हें मेरे स्टॉप लॉस की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मेरी भी आदत है, कोई ना माने फिर भी बोलता हूं, तो 18,500 रख लें, अगर फिर भी किसी को रखना ही है 18,500 अब रख लें। बाकी 18,350 भी अपने आप में लाइफ हाई बनने के बाद फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर ही लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी पर 39,500 का स्टॉप लॉस रखें, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर सलाह। नई पोजीशंस क्या करना है? नई पोजीशन में खरीदना है निफ्टी 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ, 18,450 18,500 और 18,600 650, इसके बीच में एक 18,550 और डाल दो, बीच में एक लेवल और डाल दो, 18,500 हर 50 पॉइंट पर 450 500 550 600 और 650, ये सारे टारगेट है जिसके लिए खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। दूसरा जो आज का सरप्राइज है जी, बैंक निफ्टी बेचने का कॉल नहीं दिया है आज, सॉरी निफ्टी का। हाँ, निफ्टी अब बेचना नहीं है, नहीं बेचना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ बेचना ये पता नहीं चल रहा है लेवल। मतलब अगर इसको रुकना है दीप तो 18,475 18,525
इस रेंज में रुकना है। अगर बैंक निफ्टी को रुकना है तो रुकने के लिए वही जगह है। उसके पार फिर वो 575 600 होगा, 650 होगा, मुझे पता नहीं। सो मैं बेचने के लेवल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि किस लेवल पर शॉर्ट आपको इनिशिएट करना चाहिए, इसलिए मैंने दिया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब अनाप शनाप तेजी में गया कहीं ऊपर बेचे ही ना, ऐसा नहीं है। शॉर्ट ना करें, लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, वो ज्यादा बढ़िया। और अगर किसी को शॉर्ट करना है तो करें, 18,450 पे कोई एग्रेसिव है वहां करना करें, मैं नहीं कहता। 500 पे करना है चांस ले लीजिए, लेकिन जो शॉर्ट करें एक चीज मान के रखिए, स्टॉप लॉस लगा लेना पहले। करेक्ट। और ये मान के चलना कि ट्रिगर होगा। अगर ये दोनों चीज दिमाग में है तो ही करें, नहीं तो अभी भी बहुत लोग पूछते हैं हमारे इस लेवल का शॉर्ट है, उस लेवल, क्या करें। मतलब वही वाली बात है कि आप लॉन्ग करके खड़े रहेंगे तो पैसा आजकल में कभी न कभी बन जाएगा, शॉर्ट करके कब लेवल आएगा मैं भी नहीं बता सकता। और प्रॉब्लम क्या है, करेक्शन किस लेवल से देगा। तो समझो आपने 17,000 में शॉर्ट किया जी, निफ्टी 19,000 से करेक्शन देगा तो फिर आप क्या करोगे। करेक्ट। पॉइंट ये है कि इसलिए बेहतर है अगर शॉर्ट करें तो स्टॉप लॉस रखिएगा। बिल्कुल। नई पोजीशन बैंक निफ्टी की बता दूं आपको, जी सर। खरीदना है बैंक निफ्टी 39,000 का स्टॉप लॉस है, 39,500 39,575 दो छोटे टारगेट, 650 725 मीडियम टारगेट, 800 900 बड़े टारगेट बैंक निफ्टी के। ये सारे टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। तो ये 6 के 6 टारगेट आपके लिए खरीदारी करने के लिए, खरीदारी के होगा। बेचने के लिए सर यहां बेचा जा सकता है, इसलिए कि थोड़ा 40,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो एक चांस लेना चाहे यहाँ तो पर आप ले मौका लीजिए। मिलेगा। यहाँ चांस ले सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं बेचे बेचे, लेकिन बेचना चाहें तो आप, मैं मना भी नहीं करता। वहां पर निफ्टी में मुझे वो लेवल नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा समझ आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ 39,850 40,000 की रेंज में अगर आप आए, मौका मिले तो बेचिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो छोड़ दीजिए। 40,100 का स्टॉप लॉस लगाइए। 39,750 39,600 500 और 39,400 तक के लेवल के लिए आपको करनी है बिग वाली। चलिए स्टॉप लॉस ही सही, बट एटलीस्ट 40 के ऊपर का लेवल तो उसमें आएगा। हाँ, तो तैयार तो करना पड़ेगा ना 40,000 के 40 के लेवल के। 40 की लेवल। हाँ। चलिए तो ठीक है। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट लेवल्स। और जैसा अनिल जी ने कहा, निफ्टी में कोई सेल जोन निकल कर नहीं आ रही है, आप अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी रहेगा। बैन लिस्ट कुछ बदलाव हो गए सर। IRCTC वापस आ गया बैन में 15% दौड़ने के बाद। नैल्को, PNB और सेल ये बैन से बाहर आए, और स्पेशली नैल्को पर रखनी पड़ेगी नजर, जो अल्कोआ के नजर रिजल्ट बहुत तगड़े हैं। रिजल्ट नैल्को चलेगा, सेल चलेगा, मतलब मेटल्स में तो मजबूती है ही है, तो मेटल्स के लिए बहुत अच्छा माहौल है। मेटल्स में मतलब ये बायोन डिप्स वाले स्टॉक क्लियर। बैंक ऑफ बड़ौदा, BHEL, इंडिया बुल्स और सन टीवी ये हैं बैन में। अच्छा सर, फंड्स की तो बात कर ली, वायदा कारोबार की कोई इंपॉर्टेंट लेवल से आप कह रहे हैं डेटा ही कम है आज? खाली एक पुट कॉल रेशियो 1.53 का है, जो थोड़ा बढ़ेगा तो हल्का सा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, हल्की फुल्की। 1.70 1.75 पुट कॉल रेशियो पहुंचता है, तो बाकी डेटा वो 8 लाख शेयर बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है, ये मतलब चिल्लर है। करेक्ट। हाँ, हम 40 लाख 25 लाख बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट एक स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं। वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8 लाख शेयरों का क्या बात करेंगे। निफ्टी में 19 लाख 20 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो कुछ नहीं, जो लेवल बता दिए वही ठीक है। क्लियर है सर। और वैसे व्यूअर्स ने सर गेस कर ही लिया होगा कि इतने दमदार नतीजे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है। तो आइए एक बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का अनिल जी के लिए। जी सर। डीप खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करनी है आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, और लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बिल्कुल। तो मतलब आपको कितने कारण चाहिए वो मैं बता सकता हूँ। इन शॉर्ट, पहला, रिजल्ट बहुत ही दमदार आए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये क्वार्टर जो है अल्टीमेट रिजल्ट है, बिल्कुल, पहली चीज। दूसरा, जो उनके पुराने प्रमोटर समीर गहलोत साहब, उनके भी पद छोड़ने की बात आ गई है, तो चेंज ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है, वो भी मार्केट पॉजिटिवली लेगा। तीसरा, जो पूरे इस वीकेंड पे आपने भी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, मानसी लिंक भी करेगी कि कितनी दमदार सेल्स हुई है। मतलब मेरे ख्याल से अब तक का वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, सबसे बेस्ट है मानसी। मुंबई में तो एटलीस्ट मुंबई में सबसे बेस्ट नवरात्रि रही है रजिस्ट्रेशन के लिहाज से, हाईएस्ट एवर। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई बेस्ट रियल एस्टेट जो है उनके लिए, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक है, आज कमाल करेगा। इवेंचुअली हमने 250 रुपये के टारगेट दिए हैं, सबको पता है, और उस पर हम लगातार बरकरार। 115 रुपये से मैं लगातार बुलिश हूँ। बिल्कुल। 113 114 पे मेरी पहली रिकमेंडेशन आईबुल रियल में आई है मुझे, वहाँ से मैं लगातार बुलिश हूँ। 150 का पहला शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था, 175 का दूसरा दिया था, वो भी लगभग आने की तैयारी। कल गुरुवार को 165 66 तक पहुंचा था।
आज के लिए 175, 180, 185 के टारगेट के लिए होल्ड करिए। लेकिन अगर आपके पास है इवेंचुअली डिलीवरी दिवाली तक मिनिमम रखिए। अब क्या है एक्चुअली दीप है ना, अभी मार्केट ऐसा है ना, इसको मैं आप है ना स्टॉक को सिर्फ प्राइस टारगेट से नहीं रख सकते, Exactly. टाइम टारगेट से भी रखना बिल्कुल। पड़ता। फॉर एग्जांपल ITC है, मैं इसलिए बोलता हूँ इसमें भाव मत देखो किस भाव है, ये सोचो कि मुझे साल भर नहीं बेचना है, एग्जैक्टली मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लेना है, बिल्कुल। तो फिर आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो जो ट्रेडर हैं शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं उनकी बात अलग हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, आईबोल हुआ, डेल्टा हुआ, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनको आप टाइम के हिसाब से रखिए। बिल्कुल। कुछ तो अभी खरीदो जो दिवाली के दिन प्रॉफिट। दिवाली के दिन आमतौर पर सब लोगों का हमेशा ये आता है कि क्या खरीदूं, क्या खरीदूं, क्या खरीदूं, क्या अच्छी बात है, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी घर आनी चाहिए। लक्ष्मी घर कब आएगी? जब बेचोगे, जब आप कुछ बेचोगे। करेक्ट, मुनाफा कमाओगे। तो आज खरीदेंगे तो दिवाली के दिन बेचेंगे ना। करेक्ट, यही फॉर्मूला है जी। अच्छा, कब तक इसे इंडिया बुल्स बुलाना है सर, क्योंकि अब तो नाम चेंज की भी हाँ, बात आ गई, होना ही है, एम्बेसी होना ही है। आई जब थिंक वो तक- आ भी गया है, जब तक वो ना जब होगा करे- तब होगा। जब तक वो ना करे, हमारे लिए तो हो ही चुका है प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, बट ये पसंद आएगा मार्केट को आई थिंक। इंडिया बुल्स। तो चलिए, आज का है स्टॉक ऑफ द डे आपके लिए। वैसे डिलीवरी लेकर आपने रखे लॉन्ग टर्म के लिए तो 200-250 के ऊपर के ही लेवल्स, 250-250 250-250 तो आप रखिए, बट ट्रेड के हिसाब से भी 185 तक के फाइनल टारगेट के लिए इस पर रखनी है आज नजर। आइए फिर कुछ और नतीजे जो आए हैं वीकेंड पर उस पर भी डालते हैं नजर। ढेरों खबरें भी हैं और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। मानसी, देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ट्रिगर्स सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट निफ्टी में नतीजे कंपनी 1 से 3 बजे के बीच आते हुए दिखेंगे। वहीं वायदा बाजार में L&T इन्फोटेक के बाजार बंद होने के बाद अनुमानित समय लगाकर हम चल रहे हैं, जो कि नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में रूट मोबाइल, टाटा कॉफी, हेटसन एग्रो जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा L&T इन्फोटेक पर नजर रखें। नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है और अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर होने पर 26 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट होगी। पारस डिफेंस शेयर T2T कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। वहीं RPP इंफ्रा पर नजर रखें। राइट्स इश्यू आज बंद होने जा रहा है। इंटाइटलमेंट रेशियो जिसका 3:5 का है। इशू प्राइस 30 रुपए प्रति शेयर, साइज 1.6 करोड़ का है। ई क्लर्क्स 18 अक्टूबर यानी आज से लेकर 1 नवंबर के बीच बायबैक कंपनी का खुलता दिखेगा। 303 करोड़ का बायबैक है। बायबैक प्राइस 2,850 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है। वहीं घरेलू उड़ानें 100% क्षमता के साथ आज से ऑपरेट होती हुई दिखेंगी, तो एविएशन स्पेस इसके चलते नजर में रहेगा। टाटा मोटर्स अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV पंच आज 11 बजे लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा प्राइस बैंड चेंजेस की अगर बात करें, पारस डिफेंस 5 से 20% प्राइस बैंड होती हुई दिखी है। वहीं सिक्का लॉजिस्टिक्स 20 से 10% की होती हुई देखने को मिली है। ASM लिस्ट से कुछ कंपनियां बाहर हो रही हैं। बजाज हेल्थ केयर, बटरफ्लाई गांधीमती, CG पावर, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज, इजी ट्रिप प्लानर्स, IIFL सिक्योरिटीज इस लिस्ट में शामिल है। वहीं शॉर्ट टर्म ASM में जो शॉर्टलिस्ट हुई है, इस लिस्ट में टाटा मोटर्स, DVR, महाराष्ट्र सीमलेस, सोना, BLW, प्रेसिशन, PTC इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। और भागीरथी केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज आज से NSE पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, जिसके चलते नजर में रखिए। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं, कुछ प्राइस बैंड रिवीजन भी है और पारस डिफेंस पर तो स्पेशली रखिए नजर। लिस्टिंग के बाद से 5% के सर्किट लेवल पर था T2T सेगमेंट, आज बाहर आके इसका सर्किट लेवल भी अब 20% का रहेगा, तो यहाँ पर भी एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। HCL टेक मिले जुले नंबर्स इस बार इस तिमाही में आते हुए दिखे थे। जो आय है वो इस बार करीब 3% से बढ़ती हुई दिखी थी, जो अनुमान था उससे हल्की सी कम। साथ ही डॉलर आय में इस बार 2.5% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। एबिट इस बार 0.3% तक बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि अनुमान से हल्के से कम बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही मार्जिन 19.6% थे, वहां से कम होकर 19.1% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है उसमें 0.2% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। इसके साथ ही इनकी जो गाइडेंस है वो पॉजिटिव है। जो आय है वो FY22 में डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकती है कांस्टेंट करेंसी में। साथ ही इनके जो एबिट मार्जिन हैं वो 19% से लेकर 21% रह सकते हैं। सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ इस बार होती हुई दिखी है। इसके साथ ही HDFC बैंक, आप देखिए इनकी जो केवल रिस्ट्रक्चर्ड बुक है वो हल्की सी बढ़ती हुई दिखी है। इसके सिवाय जो नंबर्स आते हुए दिखे वो काफी बेहतर नंबर्स हैं। ओवरऑल लोन बुक 15.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। रिटेल बुक से काफी ज्यादा सहारा मिलता हुआ दिखा है इस बार भी।
और आप देखिए इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 12% तक की बढ़त है। मुनाफा इस बार 17.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। प्रोविजंस बढ़े हैं इस बार, तो उसके चलते थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर मिलता हुआ दिखा है, लेकिन आप देखिए असेट क्वालिटी में इस बार सुधार होता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीएस 1.47% से घटकर 1.35% पे आते हुए दिखे हैं और नेट एनपीएस में भी इस बार गिरावट आती हुई दिखी है 0.4% पे। तो ओवरऑल जो नतीजा आते हुए दिखे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। सब्सिडरीज के नतीजे हैं और आउटलुक भी काफी मजबूत आता हुआ दिखा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पे भी आप देखिए रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। उनकी कुल आय 43% तक इस बार बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही इनका कामकाजी मुनाफा इस बार 106% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स इस बार 9% पे पहुंचे 6.2% से बढ़कर, और ओवरऑल जो मुनाफा है वो दुगने से भी ज्यादा आता हुआ दिखा है। 449 करोड़ पे आया है 210 करोड़ से बढ़कर। इसके साथ ही नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, सारी जो मेटल कंपनीज हैं वहां पे आपको आज फोकस करके चलना है, क्योंकि आप देखिए यूएस की जो कंपनी है एल्कोआ, वहां पे जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो बेहद शानदार हैं। इनकी जो कुल आय बढ़ती हुई दिखी है वो 311 करोड़ डॉलर पर आती हुई दिखी है 237 करोड़ डॉलर से। मार्जिन इस बार 12% से बढ़े हैं 30.5% पे पहुंचते हुए दिखे हैं और घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। कंपनी 22 करोड़ का घाटा था और इस बार 39 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। साइंट यहाँ पे भी नंबर्स काफी बेहद मजबूत आते हुए दिखे हैं। उनकी जो कुल आय है 5% बढ़ी है और जो मुनाफा है वो 5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 13% से बढ़कर 14% इस क्वार्टर में आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल ज्यादातर नंबर्स अच्छे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ और नतीजे खबरें जानते हैं वरुण के साथ भी। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो अच्छे नतीजों का सिलसिला जारी है। महिंद्रा सीआई, इस कंपनी के नतीजे भी अच्छे आए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है 23% बढ़ी है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स देखिए 9% से बढ़ के 13% पे आए हैं और मुनाफा 61 करोड़ से बढ़ के सीधे 166 करोड़ पे आया है। इसके अलावा आयोनक्स विंड, यहाँ पे रेवेन्यूज़ जो है वो 3% गिरे हैं और कंपनी ने एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 39 करोड़ के घाटे के मुकाबले 3 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, लेकिन बॉटम लाइन पे अभी भी 57 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया है। अब खबरें, तो सबसे पहले तो पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि कार्लाइल ग्रुप को जो प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने वाले थे उस योजना को इस कंपनी ने रद्द कर दिया है। साथ ही साथ कार्लाइल ग्रुप जो 403 के भाव पे ओपन ऑफर लाने वाला था उसको भी वापस किया गया है। जुडिशियल देरी के चलते ये जो ओवरऑल प्लान है उसको रद्द कर दिया गया है, तो इसके चलते पीएनबी हाउसिंग आपके रडार पे रहना चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से 297 करोड़ जो है इस कंपनी ने जुटाए हैं। 564 के भाव पे करीब 52.75 लाख शेयर जो है वो जारी किए गए हैं। मलाबार फंड, थिंक इंडिया, अपॉर्चुनिटीज़ फंड और मधुसूदन केला को ये जो शेयर है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा और एक खबर ये है कि रायचूर यूनिट का जो 1 और 2 रायचूर में जो 1 और 2 यूनिट है उसकी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया जो है उसमें देरी आ रही है। 12 जुलाई को इस कंपनी ने इसके बारे में बताया था, लेकिन अब कुछ कारणवश इसको बेचने में थोड़ी देरी हो रही है। टाटा पावर, कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये कंपनी करीब 50 करोड़ डॉलर के आसपास फंड जो है वो जुटाने वाली है। रिन्यूएबल कारोबार के आईपीओ से पहले फंड जो है वो जुटाए जा सकते हैं, तो इसके चलते टाटा पावर पे आपको नजर रखनी है। आयनस टेरोल्यूशन, इस पे नजर रखिएगा क्योंकि 192 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड जो है, अंतरिम डिविडेंड, उसको मंजूरी दी है बोर्ड ने। 25 अक्टूबर को इसकी रिकॉर्ड डेट है। याद रखिएगा अगर 192 के डिविडेंड से आप देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड जो है वो करीब 11-12% के पास आती है। बिल्कुल दमदार डिविडेंड डील आ रही है आइनोस सॉल्यूशन की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। पर आइए ढेरों और खबरें हैं मानसी के पास। मानसी, बताएं। बिल्कुल दीपांशु, इंडियन होटल 21 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होने जा रही है जहां पर राइट्स इशू के साइज और फंड रेजिंग पर सोच विचार किया जाएगा। 23 अगस्त को बोर्ड से 3000 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी मिलती हुई दिखी थी, इसी के साइज पर सोच विचार किया जाएगा। पीवीआर पर नजर रखें, T20 वर्ल्ड कप लाइव स्क्रीन करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। 17 अक्टूबर से जो शुरू हुआ है वर्ल्ड कप, फाइनल मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। 35 शहरों और 75 स्क्रीनों पर ये मैच दिखाए जाएंगे, तो इस खबर के चलते पीवीआर पर फोकस रहेगा। एनबीसीसी का सितंबर में कंपनी ने 2100 करोड़ का टोटल बिजनेस हासिल किया है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। जुबिलेंट इंग्रेविया, आईओएल केमिकल्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर नजर रखिए। चीन से आने वाले एसिटाइल और उसके डेरिवेटिव्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। चीन से इंपोर्ट करने पर 24 से 44% तक की ड्यूटी लगाई जाएगी और अगले 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लागू रहेगी, जिसके चलते इन पर नजर रखें। और हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखिए। नई एक्सट्रीम 160R स्टील एडिशन जो है कंपनी की वो आज लॉन्च होती हुई दिखेगी। 1,17,000 शुरुआती कीमत होगी। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए ये बाइक जो है इसे आज लॉन्च किया जा रहा है।
ओके, तो नजर रखिए, नई लॉन्चेस फेस्टिव सीजन है और ऑटो कंपनीज की तरफ से लगातार आ ही रही हैं। देवांशी, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? बिल्कुल, आप देखिए, दो इंपॉर्टेंट खबर डॉक्टर रेड्डीज के लिए आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो कंपनी ने यूएस में इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली जो एक जेनरिक दवा है कार्म्यूस्टीन, उसको लॉन्च कर दिया है। ये कीमोथेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है और जो ओरिजिनल दवा थी इसकी जो बिक्री है पिछले 12 महीने में वो करीब $20 मिलियन के आसपास थी। तो अच्छी बिक्री यहाँ पे भी की जा सकती है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी खबर ये है कि एक्सेलिस इंक के साथ कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने करार किया था 6 प्रोडक्ट के इन लाइसेंस करने के लिए, ये करार किया गया था। उसमें से अब जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको एक्सेलिस यहाँ पे लाइसेंस करती हुई दिखेगी, ये खबर आती हुई दिख रही है। और इसके चलते कंपनी उसको $10 मिलियन तक का जो पेमेंट है वो ओरिजिन जो डॉक्टर रेड्डीज की सब्सिडरी है उसको पेमेंट करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही शेयर होल्डिंग में काफी सारे बदलाव होते हुए दिखे थे, इस पर आप नजर रखिए। MCX राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी में हिस्सा कम कर दिया है, 4.9% था, वहां से अब 1% से भी कम हो चुका है। टाइम टेक्नोप्लास्ट, इस पर नजर रखें। LIC ने अपना हिस्सा कम किया है, 1.72% था, वहां से घटाकर 1.62% कर दिया है। और नितिन स्पिनर्स में भी डॉली खन्ना ने सितंबर तिमाही में अपना हिस्सा बढ़ा दिया है, 1.24% से बढ़ाकर 1.64% पर होता हुआ दिखा। मेट्रोपोलिस पर नजर रखें, जो उन्होंने हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर में अधिग्रहण करने की बात थी, 100% अधिग्रहण करने वाली थी, वो कैश और इक्विटी के जरिए करने वाली थी, लेकिन अब वो डील चेंज होकर केवल कैश में कंपनी पेमेंट करती हुई दिखेगी और कुल मिला के 636 करोड़ का जो कैश डील पेमेंट है वो होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, काफी सारे शेयर होल्डिंग बदलाव हैं और कुछ और ऐसे बदलाव और खबरें वरुण के पास भी है। वरुण, बताएं। डेफिनेटली दीप, तो शुरुआत करता हूँ बटरफ्लाई गांधीमती से। यहाँ पे सितंबर तिमाही में निवेशक डॉली खन्ना ने यहाँ पे हिस्सेदारी जो है वो घटाई है, 1.37% से हिस्सा घट के 1.19% हो चुका है। रेडी को खैतान यहाँ पे सितंबर तिमाही में निवेशक मुकुल अग्रवाल जी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कुल हिस्सा है 1.05% के आसपास है। जी एंटरटेनमेंट पे फिर से आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पुनीत गोयंका जी की तरफ से बयान आया है और पूरे इन्वेस्को का जो विवाद है उसको लेके ये काफ़ी दुखी है। और इनका कहना है, इन्वेस्को से इन्होंने पूछा है कि इन्वेस्को ने अपनी जो प्लान है उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, इसको पहले जाहिर क्यों नहीं किया। इन्होंने पूछा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या सिर्फ कंपनियों के लिए है, बड़े निवेशकों के लिए नहीं है। इसके अलावा वहीं इनका ये भी कहना है कि इनको कंपनी की भविष्य की काफ़ी चिंता है और कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को कोई भी नुकसान ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसके चलते फिर से एक बार जी एंटरटेनमेंट पे नजर रखेगा। और सबसे आखिरी में विजया डायग्नोस्टिक, यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि CLSA ग्लोबल मार्केट्स ने यहाँ करीब 5.11 लाख शेयर जो है बेचे हैं, 562 के भाव पे ये शेयर्स बेचे गए हैं। ओके, तो ढेरों खबरें हैं आज और आई थिंक देवांशी अभी कुछ अपडेट है। बिल्कुल, यूनाइटेड ड्रिलिंग एंड टूल्स है जहां पे 4 लाख शेयर्स आशीष कचोलिया ने यहां पे खरीदे हैं, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है आज। बिल्कुल, तो कई सारे शेयर होल्डिंग में बदलाव हुए हैं, काफी सारे स्टॉक्स इस पर एक्शन में आएंगे। आइए एक बार देख लेते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कहना है आज की ब्रोकरेजेस का। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हुई देखिए। सबसे पहले आप देखिए HCL टेक, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि नतीजे जो है अनुमान से कमजोर देखने को मिले। इनफैक्ट तिमाही अच्छी रह सकती थी, लेकिन नतीजे जो है अच्छे देखने को नहीं मिले। CLSA ने इसके चलते जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, आउट परफॉर्म से रेटिंग को घटाकर अब जो है रेटिंग को रिड्यूस किया, 1420 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो इन्होंने भी जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य 1440 से घटाकर 1340 रुपये कर दिया है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य इन्होंने भी काटा है, 1430 से घटाकर 1400 कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस में देखिए तो सिर्फ एक मैक्वायरी ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1620 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि जो लक्ष्य है इन्होंने भी घटाया, 1672 से घटाकर 1620 रुपये कर दिया है। लेकिन दमदार नतीजे हैं HDFC बैंक के और नतीजे अच्छे आए, इसके चलते बड़े बड़े अपग्रेड जो है यहाँ पर आते हुए दिखे। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे और लक्ष्य बढ़ा है, 1750 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 1955 रुपये कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1700 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1950 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2050 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 2070 का लक्ष्य दिया। गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य बढ़ाया। इन ऑल सभी ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि नतीजे काफ़ी दमदार और अच्छी बात यह है कि कमेंट्री और आउटलुक भी जो कंपनी ने पेश किया है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, जिसके चलते बड़े बड़े अपग्रेड जो हैं आपको आते हुए दिखे। नजर रखनी है साइन पर, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 920 रुपये के लक्ष्य के लिए। टारगेट प्राइस और रेटिंग इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, 1160 रुपये की जो है गुरुवार की क्लोजिंग है। PNB हाउसिंग यहाँ पर भी नजर रखिए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, जो कार्लाइल के साथ प्रेफरेंशियल इशू जारी करने की जो डील है वो कॉल ऑफ कर दी गई है। इसके चलते जो रेटिंग है इसे डाउनग्रेड कर दिया और लक्ष्य घटाया।
लक्ष्य जो है माफ़ कीजिएगा, लक्ष्य जो है बढ़ा है, 600 से बढ़ाकर 635 रुपये कर दिया है। हालांकि जो है 640 के आसपास की जो है गुरुवार की क्लोजिंग है। डीमार्ट यहाँ पर भी नतीजे तो ठीक ठाक है, लेकिन दोनों ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स है इसमें एक आ गया कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। क्रेडिट स्विस जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 3,500 रुपये के लक्ष्य लिए। वही जो मॉर्गन स्टैनली है इन्होंने भी रेटिंग को घटाया, 5,235 रुपये का लक्ष्य दिया है। और अंत में वेदांता यहाँ पर भी नजर रखी है, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को बढ़ाया गया है और लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है। 285 से लक्ष्य को सीधा बढ़ाकर 420 रुपये कर दिया है। 332 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। मान रहे कि एल्यूमिनियम की कीमतों में जो बड़ी उछाल और अच्छी तेजी देखने को मिली है, इसका सीधा फायदा जो है कंपनी को होते हुए नजर आएगा। ओके, तो ये है दमदार रिपोर्ट्स, जहां पर आज दिखेगा एक्शन। हिंडाल्को, वेदांता, दो स्टॉक 420 हमारे टारगेट के ऊपर का टारगेट आया है पहली बार, 400 के ऊपर का। 400 बिल्कुल। तो वेदांता आज भी कमाल करेगा। शुक्रवार को भी तगड़ा ट्रेडिंग सेशन, गुरुवार को भी दमदार सेशन था। आइए एक और दमदार सेशन के लिए हो जाइए तैयार। एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। कुणाल जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नाल्को। भी आप हिंडाल्को की बात कर रहे थे, वेदांता की बात कर रहे थे, तो अगर वो दो स्टॉक्स चलेंगे तो नाल्को कैसे पीछे रहेगा अनिल जी? और इसमें ब्रेकआउट हुआ है 105 रुपए के ऊपर, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही दमदार है, तो इन स्तरों पर नाल्को में खरीदारी करने की राय है। 105 रुपए ब्रेकआउट का जो स्तर है वहां स्टॉप लॉस रख लें। मुझे अनिल जी लगता है कि बहुत बड़ी तेजी आपको एल्यूमिनियम स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। 115-16 के भाव आते नजर आएंगे, तो 115 के टारगेट के लिए नाल्को में खरीदारी करें। नाल्को पीछे नहीं रहेगा, नाल्को आगे रहेगा, बाकी सब पीछे रहेंगे। वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को के पीछे पीछे चलेंगे, तो आप एकदम निश्चिंत रहें। आपका पिक आज कमाल करने की तैयारी में। विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरी ओर से स्टॉक है वो है REC, 165.50 का क्लोजिंग है NSE में। मेरा ये मानना है कि काफ़ी बड़ी रेंज का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट आया है, तो अगला लेवल मैं देख रहा हूँ 175 और 185। तो यहाँ पे 160 के स्टॉप लॉस से REC को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है ड्यूरिंग द वीक 175, 185 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, हफ्ते भर के लिए REC खरीदे। सरकारी कंपनियों में है भरपूर एक्शन, चाहे कोई सरकारी कंपनी आपको पसंद आए, पावर से या दूसरी कैपिटल गुड्स वाली, या फिर आपको पसंद आए सरकारी बैंक, जो पसंद आए वो खरीदिए। पूछते हैं बंसल जी को क्या है पसंद उन्हें। बंसल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो पिछले पिक ऑफ द वीक जो पिछले सप्ताह दिया था उसका अपडेट है। पिछले सप्ताह अनिल जी मैंने ICICI प्रोडेंशियल में 661 के अराउंड बिकवाली की राय दी थी, और पूरा मार्केट निफ्टी बढ़ा, निफ्टी बैंक बढ़ा, स्टॉक 10 रुपए घटा। हालांकि मेरे टारगेट 628 के थे, वो टारगेट्स नहीं आए, बट स्टॉक बढ़ा नहीं। तो ये छोटा सा अपडेट था। और इस बार जो मेरा पिक ऑफ द वीक है वो है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया एकदम इग्नोर हो रखा है, टेक्निकल एक रिवर्सल की कगार पर है, और इसमें भी एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। 75 रुपए, 75 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 87 रुपीज के टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया है पिक ऑफ द वीक। कुछ एक ऐसे SIP स्टॉक है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उसमें से EIL भी एक है। अब इसका भी वक्त आ रहा है चलने का, तो एक्शन भरपूर दिखेगा। इंजीनियर्स इंडिया आज तीनों की तीनों पिक आई है PSC स्टॉक से। जैन साहब, जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, वो मैं वीकेंड पे चार्ट देख रहा था, तो BEML अनिल जी, भारत अर्थ मूवर्स अनिल जी, स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस है अनिल जी मेरे और कुणाल जी के बड़े वाले टारगेट पर। तो अनिल जी जब टारगेट आए तो एक बड़े वाला अनिल जी उसका एक स्टैंप लगवा दीजिएगा BEML पर। हमने निचले स्तरों पर 1750 के टारगेट दिए थे यहाँ पर। बिल्कुल 1750 के टारगेट मुझे याद है, और वो टारगेट आपने तब दिया था जब 1250 या हजार पर आया था, और उसके बाद भी हाँ बराबर, उसके बाद तो बड़े टारगेट 1650 से 1750 बहुत बिल्कुल स्पेशल आपके लिए स्टैम्प बनवाया जा रहा है। चिंता न करें, ऑर्डर दिया है, आज 2 दिन में आ जाएगा। ओह, लेकिन उसके पहले उससे पहले हिट हो गया तो उससे पहले आ गए तो फिर ठीक है, बड़ा टारगेट हिट का हम कुछ न कुछ तो करेंगे, जश्न तो होगा। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या पसंद है आपको। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। पसंद तो बहुत सारे स्टॉक्स है, और इस बार भी
मार्केट रॉकेट ही होने वाला है। तो HDFC बैंक देखिए जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं वीकेंड पे और मैं आपको भी सुन रहा था, फंडामेंटली बहुत बढ़िया और काफी चीजें बहुत बेहतर आई है कई पैरामीटर्स पे। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ये दोनों ट्विंस तो बहुत बढ़िया करेंगे ही। और इस बार तो फिन 50 में HDFC लिमिटेड है और उसका भी अब थर्सडे से ट्यूसडे हो गया है। और दूसरा जो स्टॉक मैं देख रहा हूं वह ग्रीन प्लाई, जो कि मैंने लास्ट वीक भी ग्रीन लैम्प दिया था। वेरी बुलिश ऑन द प्लाईवुड स्टॉक्स, मुझे लगता है ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। एंड इकरा पिक ऑफ द वीक के तौर पे इकरा, जो कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि जहां पे मार्केट ऐसे लेवल पे है तो ये स्टॉक्स थोड़े सुस्त चलते हैं और थोड़े कंसोलिडेटेड है और बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। तो उनमें से एक स्टॉक है इकरा, तो इसमें बिल्कुल ध्यान दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन BASF बसफ। तो ये स्टॉक सारे वैसे मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे BASF और इकरा पर्टिकुलरली की इस समय पे जब लोग आइडियाज की खोज में रहते हैं तो ये स्टॉक्स लेते हैं तो एटलीस्ट डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया पिक्स होती है। ओके, तो ये है वो सारे स्टॉक्स जहां पर आपको करना है फोकस। HDFC दोनों बैंक और लिमिटेड पसंद है, ग्रीन लैम्प के बाद ग्रीन प्लाई भी पसंद है, इकरा और बासफ दो स्टॉक और हैं जो जैन साहब की पसंद की लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा पसंद है डीमार्ट, वो कुणाल जी को इतना पसंद है कि पोर्टफोलियो में रखा है और बेचते भी नहीं है। डीमार्ट के नतीजे अच्छे हैं, स्टॉक महंगा था, महंगा है और महंगा ही रहेगा ऐसा लगता है। ब्रोकरेज के टारगेट हमेशा नीचे के आते हैं, हर रिजल्ट के बाद वो अपना टारगेट बढ़ाते हैं लेकिन स्टॉक प्राइस तक टारगेट नहीं पहुंचता है। तो स्टॉक पहले चलता है, टारगेट बाद में आते हैं। तो जरा चार्ट देखिए कुणाल जी, दीजिए अपनी राय। अनिल जी देखिए चार्ट्स तो कंठस्थ हो गए हैं अनिल जी। डीमार्ट के रोजाना देखता हूं अनिल जी, चार्ट बहुत जबरदस्त है और जिनके पास है मेरी तरह बिल्कुल बने रहें। ये स्टॉक क्या लेवल्स दिखाएगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, अगर पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजीशन है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग करके होल्ड करें। मुझे लगता है अनिल जी 7000 के लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स, दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। इस पर आज रिएक्शन भी आपको आते हुए दिखेगा। HCL टेक्नोलॉजीज, विश्वेश जी इस पर राय दें क्योंकि ऑलरेडी नतीजों से पहले स्टॉक थोड़ा सुस्त हो गया था और नतीजे भी मिले जुले ही आए हैं। थर्सडे को 1.25% नीचे भी था। HCL टेक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? मेरे हिसाब से दीपांशु थोड़े से वीक चार्ट है और रिलेटिवली बात करें अदर स्टॉक के कंपेयर में तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है 1230 का। वो जैसे ही फिसलता है तो मुझे लगता है 1200 के स्तर और फिर 900 रुपए से उसमें कभी भी स्टॉक ने अपना 50 EMA मतलब एक्सपोनेंशियल एवरेज नहीं तोड़ा है। तो आई वुड बी वेरी वेरी वॉचफुल कि ये 1230 के बाद 1200 के नीचे क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है। लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि IT शेयर में, इस शेयर में बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है नीचे के लेवल शायद ओके, तो ये है आपके लिए HCL टेक। अब इस लेवल पर देखते हैं किस तरह का एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। नतीजे थोड़े मिले जुले रहे, ऐसा नहीं है कि खराब नतीजे आए हैं, बट नजर रखनी पड़ेगी। बाजार ऑलरेडी थोड़ी सुस्ती का अनुमान लगा के गया था। साइंट, इसके आए हैं दमदार नतीजे। बंसल जी जरा साइंट का चार्ट देखकर बताएं क्या करना चाहिए इस पर। देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान तो काफी बढ़िया है यहाँ पर। जिनके पास है क्लियरली यहाँ पर दीपांशु होल्ड की राय है और एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिला है। अगर करेक्शन पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे मिल जाए 1135 1140 के अराउंड तो वो अच्छे स्तर हैं, ऐड करने की राय है। इन स्तरों के अराउंड ऐड करें, जिनके पास है बने रहें साइंट के साथ। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए साइंट। नजर रखिए अगर डिप मिले, वैसे तो 7.5% भागा और मिड कैप IT में काफी एक्टिव काउंटर ऑलरेडी है ये, बट यहां पर भी एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। महिंद्रा CI, जैन साहब अगर आप इसे कवर करते हैं, नतीजे तो अच्छे आते हुए दिखे। वैसे भी ऑटोज का तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रिवाइवल रहा है। कैसे देखें महिंद्रा CI के नंबर्स पर, स्टॉक पर क्या करना चाहिए जैन साहब? देखिए महिंद्रा CI भी अच्छे लेवल्स पे है, वैसे कहूंगा तो मैं करेक्टेड लेवल्स पे है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा इस स्टॉक को पास में रेकमेंड नहीं किया। बट इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक इंप्रूवमेंट आया और बहुत बढ़िया रिजल्ट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले कई क्वार्टर्स के मुकाबले। आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स आए हैं। सो आई थिंक जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे और जिनको लेना है वो बिल्कुल मौका देख के एंट्री ले सकते हैं।
और मुझे लगता है ये लेवल्स अट्रैक्टिव है। एंड अगेन महिंद्रा ग्रुप की पेडिग्री है, तो कहीं कोई दिक्कत वैसे आती नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक वैसे बहुत वॉलेटाइल रहा है पूरे ऑटो इंसुलरी पैक में। बट मेरा ये मानना है कि ये बाय ऑन डिक्लाइंस और इवन बाय एट करंट लेवल्स आल्सो इन स्टैगर्ड मैनर, एंड जिन्होंने ले रखा वो कंटिन्यू करे होल्ड। ओके, तो यह है आपके लिए महिंद्रा सीआई। नतीजे अच्छे रहे, स्टॉक थोड़ा सुस्त था थर्सडे के सेशन में, देखते हैं आज किस तरह का आपको रिएक्शन दिखाएगा। पीएनबी हाउसिंग, कुणाल जी इस पर अपनी राय दें। कार्लाइल ग्रुप के साथ जो इनकी डील थी वो कॉल ऑफ कर दी है, प्रेफरेंशियल शेयर अब जारी नहीं किए जाएंगे, कार्लाइल अपना ओपन ऑफर भी वापस ले लेगा। स्टॉक को कैसे देखें सर, चार्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए दीपांशु, एक बहुत क्रिटिकल लेवल है 608 रुपए के आसपास। स्टॉक में हमने काफी सप्ताह से कंसोलिडेशन देखा है और 608 पर एक मजबूत सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है। तो अगर आज मान लीजिए इस खबर के बाद 608 का स्तर टूट जाता है तो आपको कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी, अन्यथा हो सकता है कि आपको इसमें वापस से तेजी बनते हुए दिखाई दे। तो जिनके पास पोजीशन है 608 का एक स्टॉप लॉस रख लें, और जैसे ही स्टॉक 700 को पार करेगा नई तेजी बनते हुए दिखेगी। तो 608 और 700 ये दो स्तर हैं जिनको वॉच करना। ओके, तो 608 और 607 और 800 ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। पीवीआर, विश्वेश जी लगातार इसमें अच्छी खबरें आती रहती हैं। अब T20 वर्ल्ड कप जो कल हमने देखा शुरू भी हो गया, इसकी लाइव स्क्रीनिंग के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स इन्होंने हासिल किए हैं। 35 शहरों में 75 स्क्रीन पर ये मैच दिखा पाएंगे। पीवीआर ऑलरेडी पिछले हफ्ते एक्शन में रहा, इस हफ्ते के लिए क्या राय है सर इस पे? देखिए मेरे हिसाब से दीपांशु, मैंने तो काफ़ी लोअर लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, ऑलमोस्ट 1000 लेवल पे, और उस वक्त मेरे हिसाब से एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट अ थर्ड वेव। मुझे लग रहा है स्टॉक इज हेडिंग फॉर ऑल टाइम हाई। जिस हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट है, मुझे लगता है 2000 के स्तर पे पहले रुकना नहीं चाहिए। अब वही है कि अगर आपको फ्रेश एंड 50 के नीचे, मतलब आप जितना क्लोजर टू 1550 खरीदते हो उतना बेटर है। लेकिन इन अ वेरी नटशेल मैं कहूँ तो मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 2000 प्लस। यहाँ पे अगर इमीडिएट आपको खरीदारी करनी है तो 1675 का स्टॉप लॉस करना चाहिए, लेकिन थोड़ा पुल बैक आता है तो मुझे लगता है 1550 से स्टॉप लॉस से पोजिशनल खरीदना चाहिए। 2000 प्लस के टारगेट है। ओके, तो यह है आपके लिए पीवीआर जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक सर। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द वीक रहेगी पीएफसी। 149 का लगभग बंद है, मेरा 146 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे 158 टू 160 तक की अपसाइड दिख रही है जो ये हफ्ते में आनी चाहिए। ओके, तो पीएफसी, आरईसी पर भी हमारे पास खरीदारी की राय आई है विश्वेश जी की तरफ से। अब पीएफसी पर खरीदारी की राय आ रही है वागले साहब की तरफ से। तो पावर स्टॉक्स, पावर फाइनेंसर्स, इस पर आपको रखनी है नजर। और जैन साहब, टाटा पावर पर आपकी राय लेना चाहूंगा। ऑलरेडी काफी दौड़ चुका है स्टॉक और रोज टेक्निकल लेवल से हम इसके बात करते हैं, बट और भी यहाँ पर ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। अब इनकी जो रिन्यूएबल्स यूनिट है जिसकी आईपीओ की बात काफी समय से चल रही है, खबर यह आ रही है कि उसकी आईपीओ से पहले करीब $500 मिलियन की फंड रेजिंग ये करने के लिए तैयार हैं और ग्लोबल फंड्स के साथ ये बातचीत में है। टाटा पावर, ये मोमेंटम जारी रहेगा जैन साहब? या बिल्कुल गजब का पावर टाटा पावर ने भरा है, पूरे टाटा ग्रुप में पूरा जोश भरा हुआ है। तो ये तो, और इनफैक्ट देखिए एक पावर में जिस तरीके से ये लोग ने अपनी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो बनाया है, इनफैक्ट कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी और इनके ऊपर फोकस दिखता आ रहा है। और वेरी फ्रैंकली इतना इस तरीके का एक मोमेंटम और इस तरीके का एक जो ये बना है, मतलब मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही पावरफुल है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा, देखिए वो तो होल्ड कर ही सकते हैं, बट नई एंट्री के लिए अब काफी थोड़ी लेट हो गई। ये सारी चीजें काफी हद तक कुछ तो डिस्काउंटेड भी रहती है और मुझे लगता है कि ये मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। बट फिर भी जिन्होंने ले रखा वो कंटिन्यू करे होल्ड करना, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से भी, और पावर स्टॉक्स ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे। और आगे भी आने वाले दिनों में पावर स्टॉक्स में काफी एनर्जी बनी रहेगी, ऐसा ही मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर पर राय।